गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप लोग? एक बार मैं क्लासेस स्टार्ट कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें क्या क्या करना है और कैसे करना है ना? तो ठीक है, अभी आप लोगों ने आना नहीं शुरू किया है। चलिए, तो बेटा हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे पुष्पीय पादपों की आकारिकी, माने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और इस चैप्टर में अब तक क्या मतलब पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था? हमने पुष्पक्रम पढ़ा था और हमने पुष्प जो है वो शुरू कर दिया था। तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। और रिकैप में जो सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पुष्पक्रम। इसको पुष्पक्रम या पुष्प विन्यास भी कहते हैं और इसे कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस पुष्पक्रम का मतलब क्या होता है? पुष्पक्रम का मतलब होता है कि तने पर या तने की शाखाओं पर या प्ररों पर जो पुष्पों की व्यवस्था होती है उसको हम पुष्पक्रम कहते हैं। अब ये जो पुष्पक्रम होता है ये कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है असीमाक्षी असीमाक्षी पुष्पक्रम, माने रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। और दूसरा होता है ससीमाक्षी, माने साइमोस। ये जो असीमाक्षी पुष्पक्रम होता है ये असीमित होता है। असीमित का मतलब इसमें जो वृद्धि है वो असीमित है। और वृद्धि असीमित कब होगी? वृद्धि असीमित तब होगी जब शीर्ष पर एक सक्रिय वृद्धि बिंदु होगा। माने शीर्ष पर क्या होगा? शीर्ष पर होगी पत्ती या कलिका, पुष्प नहीं होगा। और इसमें जो पुष्प होते हैं वो किस तरीके से लगे होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। इसमें जो पुष्प होते हैं वो शीर्ष पर होते हैं नए पुष्प, और जैसे जैसे हम आधार की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मिलते जाते हैं पुराने पुष्प। तो हम यहां पर लिख सकते हैं शीर्ष पर नए पुष्प और आधार पर पुराने पुष्प। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? जल्दी बोलिए। इस प्रकार की व्यवस्था पर आज बहुत बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया। एक सेकेंड। तो हमारा नेक्स्ट जो है पुष्पक्रम वो मतलब ये जो असीमाक्षी पुष्पक्रम है इसमें पुष्पों की व्यवस्था कैसी होती है? पुष्पों की व्यवस्था, पुष्पों की व्यवस्था कैसी होती है? ये होती है अग्रभिसारी, माने एक्रोपीटल। समझ में आया? अब बात करते हैं ससीमाक्षी में। उसमें वृद्धि होती है सीमित। कैसी वृद्धि होती है? सीमित वृद्धि होती है। सीमित वृद्धि कब होगी? जब शीर्ष की वृद्धि रुक जाएगी। और शीर्ष की वृद्धि कैसे रुकेगी? जब वहां पर आ जाएगा पुष्प। तो यहां पर शीर्ष पर आ गया पुष्प तो वृद्धि रुक गई। और एक सेकेंड, तो शीर्ष पर जो पुष्प आया होगा वो सबसे पहला होगा, तो सबसे पुराना पुष्प मैंने यहां बना दिया। अब क्या होगा? ये
इसका मतलब इसमें कैसी व्यवस्था है, इसमें शीर्ष पर पुराने पुष्प हैं और नीचे की तरफ आधार की तरफ नए पुष्प। तो इसका मतलब ये जो आपका पुष्पक्रम है, ये इसमें कौन सा व्यवस्था है, इसकी व्यवस्था है तलाभिसारी। माने बेसिपिटल सक्सेशन। ठीक बात है। तो ये आपका क्या था, पुष्पक्रम था। इसमें मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, सिर्फ हम उसको रिकैप कर रहे हैं क्योंकि वो जब हम परागण पढ़ते हैं वो तब भी पूछा जा सकता है। प्रमोद भास्कर लेट हो, जयलाल आप भी लेट हो, और विकास आप आज भी लेट हो। दिलखुश को बोलो क्लास ज्वाइन करेगा, दिलखुश को बोलिए। और ये क्या है, इसमें है विशेष प्रकार के पुष्पक्रम। तो इन विशेष प्रकार के पुष्पक्रम में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था हमने हाइपेंथोडियम। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, बस ये बताऊंगा कि हाइपेंथोडियम जो था वो मांसल उसकी पुष्पवृंत हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिसेप्टेकल। और हाइपेंथोडियम में एक मटके जैसे संरचना होती है और उसमें 3 तरह के पुष्प होते हैं। ऊपर नर पुष्प, सबसे नीचे मादा पुष्प और बीच में न्यूटर या बंध पुष्प। और इसके उदाहरण क्या थे, फाइकस जिसमें आता है बरगद, जिसमें आता है पीपल, जिसमें आता है अंजीर। इसी श्रेणी में दूसरे नंबर पर जो था उसको कहते थे वर्टिसिलास्टर, माने कूट चक्रिक। इसमें क्या था, इसमें सम्मुख पर्णों, सम्मुख पत्तियों, ऑपोजिट लीव्स की कक्षा में 3 से 9 पुष्प पाए गए थे। उदाहरण था तुलसी और साल्विया, जो कुल किससे संबंध रखते हैं, लेबिटी, या जिसका अब नया नाम है लैमिएसी। और तीसरा है साइथियम। ये जो साइथियम है ये बहुत खूबसूरत होता है और इसकी विशेषता ये है कि इसमें बीचों बीच एक मादा पुष्प होता है जिसके चारों तरफ सैकड़ों नर पुष्प लगे होते हैं। और प्रत्येक जो पुष्प नर पुष्प होता है वो एक पुंकेसर द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। किसके द्वारा, पुंकेसर के द्वारा। और इसका उदाहरण क्या था, यूफोर्बिया और पॉइंसेटिया। तो ये आपके विशेष प्रकार के पुष्पक्रम हो गए हैं। फिर इसके बाद हमने जो टॉपिक शुरू किया था पिछली क्लास में वो था पुष्प, वो था पुष्प। और एक पुष्प में, पुष्प क्या होता है, ये जननिक संरचना होती है, ये जनन करने का कार्य करता है। और एक पुष्प में 4 चक्र होते हैं। एक पुष्प में कितने चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं। देखिए मैं अब बना रहा हूं, 1 मिनट। पुष्प का सबसे पहला जो चक्र होता है वो कौन सा है, वो है बाह्य दलपुंज, जिसको हम कैलिक्स कहते हैं। बाह्य दलपुंज, इसको हम कैलिक्स कहते हैं। और इसका कार्य होता है कलिका अवस्थाओं में जननिक संरचनाओं को सुरक्षा प्रदान करना। जो दूसरा होता है वो है दलपुंज। दलपुंज चमकीले रंगों का होता है जो कीटों और जंतुओं को परागण के लिए क्या करता है, आकर्षित करता है। दलपुंज माने कोरोला। और फिर तीसरे नंबर पर होता है जिसको हम कहते हैं पुमंग। क्या कहते हैं, पुमंग माने एंड्रोशियम। ये है नर जनन अंग। और सबसे जो अंदर वाला होता है उसे हम कहते हैं जायांग।
माने गाइनोशियम। बस इसके बाद हमने पढ़ी थी पुष्पों की सममिति, वो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं। सममिति जो थी वो थी 3 प्रकार की। एक पुष्प होता है जिसको कहते हैं त्रिज्या सममित पुष्प, और त्रिज्या सममित पुष्प वो होता है जिसको किसी भी अक्ष में, केंद्र से पार होती हुई अक्ष में काटेंगे तो वो बराबर भागों में बढ़ जाएगा और उसका चिन्ह होता है ये। दूसरा होता है जिसको कहते हैं एक व्यास सममित, उसको दिखाते हैं परसेंटेज के निशान से। इसमें क्या होता है, एक पुष्प को सिर्फ एक ही अनुदैर्ध्य अक्ष से 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है और किसी अक्ष से नहीं बांटा जा सकता। दिलखुश, इतनी लेट क्यों आए हो मुझे बताओ फटाफट। और तीसरा जो होता है वो असमान या असममित पुष्प होता है, असमान या असममित पुष्प। इसको किसी भी अक्ष से काटेंगे तो ये विभेदित नहीं होगा। अब हमने एक और चीज पढ़ी थी कि अंडाशय की स्थिति के अनुसार पुष्पों के प्रकार। अंडाशय की स्थिति के अनुसार पुष्पों के प्रकार। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमें लगभग 35 के करीब चिन्ह याद करने हैं। पहला चिन्ह हमने ये याद किया था, दूसरा ये। पहला पुष्प उसके अनुसार वो होता है जिसमें सभी के सभी जो चक्र हैं वो जायांग के नीचे से निकलते हैं। ऐसे पुष्प को अधोजायांगी या हाइपोगाइनस कहते हैं और इसको लिखने का चक्र होता है ये। उदाहरण गुड़हल, सरसों। दूसरा होता है जिसमें कुछ चक्र ऊपर होते हैं और कुछ चक्र नीचे होते हैं, उसको हम कहते हैं परिजायांगी, और इसका उदाहरण था आलू बुखारा और गुलाब जो रोजेसी कुल के सदस्य थे। और तीसरा है अधिजायांगी जिसमें सभी के सभी इसके ऊपर से निकलते हैं, ठीक है, जैसे सूरजमुखी के अर्घ या रश्मि पुष्पक। तो ये तीनों 2 चिन्ह हमने, इसके लिए कोई चिन्ह नहीं है, 2 चिन्ह ये पढ़े, 2 ये। अभी तक आपने कितने चिन्ह पढ़ लिए हैं? अभी तक आपने 4 चिन्ह पढ़ लिए हैं। बच्चों आप लोगों का कोई क्वेश्चन, कोई रिप्लाई नहीं आता है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है पुष्प के भाग, जिसमें हम बाह्य दलपुंज सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर दलपुंज पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे इसी के अंदर दल विन्यास। पहला भाग है बाह्य दलपुंज, दूसरा है दलपुंज, तीसरा है पुमंग और चौथा है जायांग। और जायांग में ही हमें पढ़ना होता है बीजान्यास। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज मैंने उस दिन भी पुष्प में बनाया था और ये भी बता रहा हूँ कि बाह्य दलपुंज माने कैलिक्स होता है, और इसको दिखाने का जो निशान होता है, जो चिन्ह होता है, वो क्या होता है? इसको दिखाते हैं हम के द्वारा। के से कैलिक्स, अंग्रेजी में लिखते सी से हैं लेकिन इसको निशान देते हैं के। अब ये सबसे बाह्यतम चक्र है। पुष्प का बाह्यतम चक्र सबसे बाहर होता है, ये सबसे बाह्यतम चक्र है। सबसे नीचे होता है तो निम्नतम भी लिख सकते हैं, और ये सुरक्षा देता है, निम्नतम। सुरक्षा प्रदान करने वाला। और ये जनन में सहायता नहीं करता है, तो ये कैसा होता है? अआवश्यक, अआवश्यक चक्र, ठीक है। यह आवश्यक नहीं होता। आवश्यक मैंने कौन से बताए थे? पुमंग और जायांग। इसकी इकाई को हम क्या कहते हैं? इसकी इकाई को हम कहते हैं बाह्य दल। क्या कहते हैं? बाह्य दल माने सेपल्स। क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं इकाई को,
बाह्य दल इनको बोला जाता है। और ये ज़्यादातर किस रंग की होती हैं? हरे रंग की होती हैं। ठीक है, तो प्रायः हरे रंग का होता है। इसमें जरा एक अपवाद देख लें। यदि बाह्य दल हरे के अतिरिक्त अन्य रंगों के होते हैं, अन्य रंगों के होते हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे? दलाब। क्या बोलेंगे? दलाब। दलाब माने पेटालॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटालॉइड्स कहते हैं, उन्हें दलाब कहा जाता है। ठीक बात है। अब एक बहुत ज़रूरी बात मैं डायग्राम के साथ बनाकर आपको बताऊंगा कि जैसे ये हैं दल, बाह्य दल। ये देखो नीचे तक जा रहे हैं, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा यदि दल, बाह्य दल आपस में, यदि बाह्य दल आपस में जुड़े नहीं रहते हैं, वह मुक्त रहते हैं, वह स्वतंत्र रहते हैं, तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? मुक्त बाह्यदली अवस्था। क्या कहते हैं? मुक्त बाह्यदली अवस्था। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पॉलीसेप्लस कंडीशन। और इसको लिखने का क्या तरीका है बेटा? जैसे हमने गिना 1 2 3 4 5, 5, और बाह्य दलपुंज के लिए हम K का इस्तेमाल करते हैं, और 5 ऐसे। अब मैं आपको दूसरा डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूं। दूसरा डायग्राम बनाया मैंने ऐसे। ये कितने बाह्य दल हैं? 1 2 3 4, लेकिन ये पूरे नीचे तक नहीं आ रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि बाह्य दल आपस में जुड़े रहते हैं, तो ये अवस्था कौन सी होती है? संयुक्त बाह्यदली अवस्था। संयुक्त बाह्यदली अवस्था माने गैमोसेप्लस कंडीशन। और ये कितने हैं? 1 2 3 4, तो K लिखा, 4 लिखा, और 4 को कोष्ठक में बंद कर दिया, माने ब्रैकेट में बंद कर दिया।
इसका मतलब है चारों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपस में चारों जुड़े हुए हैं। समझ में आया, हाँ या ना? अब है एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वो ये है कि जो बाह्य दल हैं ये समय या काल के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? समय सीमा के अनुसार बाह्य दलों के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं ये? 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार। पहला प्रकार क्या होता है? जल्दी बोलिए, पहला क्या होगा? पहला जैसे क्या होता है, जैसे ही पुष्प खिलता है वो झड़ जाते हैं। जैसे ही पुष्प खिलता है वो झड़ जाते हैं, तो उसको कहते हैं कॉडुकस। पुष्प के खिलते ही झड़ जाते हैं, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है पॉपी। पॉपी को पोस्त भी कहते हैं। नंबर 2, दूसरा है पर्णपाती। पर्णपाती मतलब डेसीडियस। ये क्या क्या होते हैं? ये परागण के तुरंत के बाद गिर जाते हैं। ये परागण के तुरंत बाद गिर जाते हैं। उदाहरण सरसों। सरसों और एक पुष्प है ट्यूलिप, वो उसके उदाहरण हैं। और बेटा तीसरे कौन है? तीसरे हैं चिरलग्न या चिरस्थाई। माने परसिस्टेंट। ये कभी नहीं गिरते, वह फल में भी उपस्थित रहते हैं। सॉरी, सॉरी, उपस्थित होते हैं। उदाहरण भिंडी, बैंगन आदि। मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे दिखते हैं। जैसे बैंगन है ना, ये बैंगन हो गया, और ये बैंगन के ऊपर जो ये मुकुट होता है, ये क्या होता है? बाह्य दलपुंज। ऐसे ही आपकी भिंडी होती है। हरी मिर्च भी आती है इसमें। तो ये जो है ये है बाह्य दलपुंज, जो इससे चिपके रहते हैं।
ठीक बात है। अब जो ये जो बाह्य दलपुंज होती हैं, इनकी अलग अलग आकृतियां होती हैं, ठीक है। तो कैसी कैसी होती हैं? बहुत सारी आकृतियां होती हैं, जैसे होठों की तरह, दो होठों की तरह, इसको कहते हैं द्विओष्ठीय। पहले तो हम इसके सब उदाहरण लिखवाते थे, अब उदाहरण नहीं, अलग अलग शेप्स आप ध्यान रख लेना। दूसरी होती है पक्षी की चोंच की तरह। ठीक है। नंबर 3 है ग्रंथियों पर धब्बे धब्बे पड़े होते हैं। या फिर तीसरी होती है, एक मिनट, ग्रंथिल डॉटेड। नंबर 4 होती है पर्निल। नंबर 5 है कांटेदार। ठीक है। स्पाइनस, स्पाइनस किस में होती है? स्पाइनस सिंघाड़े में। और सूरजमुखी में होता है पेपस। ये मैं लिख देता हूं, पेपस सूरजमुखी में। और सूरजमुखी में क्या काम करता है? बीज प्रकीर्णन में सहायक। बीज प्रकीर्णन में सहायक। तो ये था हमारा बाह्य दलपुंज। अब क्या होता है? अब होता है अनुबाह्य दलपुंज। अनुबाह्य दलपुंज क्या होता है? ये कुछ पौधों में बाह्य दलपुंज के बाहर एक अतिरिक्त चक्र होता है, एक्स्ट्रा वर्ल। एक अतिरिक्त चक्र माने एक्स्ट्रा वर्ल होता है। इसका निशान क्या होता है? इसको किस सिंबल से लिखते हैं? इसको लिखते हैं EPI डॉट। EPI का मतलब होता है एपिकैलिक्स। और इसके उदाहरण क्या हैं? इसके उदाहरण हैं मालवेसी कुल के सभी सदस्य प्लस रोजेसी कुल के कुछ सदस्य। अब मालवेसी कुल के तो सदस्य आपको पता है क्या है? भिंडी। तो मैं आपको बता दे रहा हूं ये कैसे दिखाई देता है। तो यहां पर पहले इसके उदाहरण लिख लेता हूं। मालवेसी कुल के उदाहरण हैं भिंडी, गुड़हल, और कपास। और रोजेसी कुल का जो उदाहरण है इसमें वो है स्ट्रॉबेरी। तो एक एक उदाहरण डायग्राम के साथ बता देता हूं। ये जो मालवेसी कुल के सदस्य हैं, इसमें भिंडी बना देता हूं। आपको पता है ये भिंडी होती है। इस भिंडी में ये जो है ये है बाह्य
दलपुंज। और इस बाह्य दलपुंज में ये क्या है? ये है अनुबाह्य दलपुंज जो हम पढ़ रहे हैं, माने एपिकैलिक्स। ऐसे ही स्ट्रॉबेरी लाल रंग की होती है। आप मुझे बताना लाल रंग आपको दिख रहा है या नहीं। और इस स्ट्रॉबेरी में ये क्या है? ये है बाह्य दलपुंज। और इस बाह्य दलपुंज के ऊपर ये लगा होता है अनुबाह्य दलपुंज। तो ऐसे आपको बिल्कुल याद रहेगा कि एपिकैलिक्स क्या होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे दलपुंज पर। दलपुंज को हम क्या कहते हैं? पुष्पों की पंखुड़ियाँ, जो लाल, गुलाबी, इन सब रंगों की पाई जाती है। सबसे पहले ये जो दलपुंज है, इसको लिखते कौन से अक्षर से हैं? इसको लिखते हैं सी से। सी माने कोरोला, सी माने कोरोला। और ये कैसा चक्र है? यह है पुष्प का दूसरा नीचे की ओर स्थित, सबसे नीचे तो बाह्य दलपुंज है, ये नीचे की ओर स्थित। और ये कैसा चक्र है? आकर्षक है। आकर्षक इसलिए ये लाल, गुलाबी, पीले, नारंगी, बैंगनी रंगों का होता है। ठीक है, आकर्षक और वह अनिवार्य चक्र है। इसकी इकाई को क्या कहते हैं? इसकी इकाई को कहते हैं दल। इसकी इकाई को बोलेंगे दल, माने पेटल्स। ये प्रायः हरे रंग के अतिरिक्त अन्य आकर्षक रंगों जैसे लाल, गुलाबी, बैंगनी, ठीक है, लाल, गुलाबी, बैंगनी, पीले, नारंगी आदि रंगों के होते हैं, आदि रंगों के होते हैं। ठीक है, अब ये ऐसे क्यों होते हैं? ये ऐसे चमकीले क्यों होते हैं? इनका कार्य होता है परागण हेतु पक्षियों व जंतुओं को आकर्षित करना। ठीक है, अगर गलती से ये हरे रंग के होते हैं, यदि दल हरे रंग के होते हैं तो उन्हें बाह्य दलाभ माने सेफेलॉइड्स कहते हैं।
कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये मैंने लिख दिया। अब मैं आपको डायग्राम से बता रहा हूं। अगर एक तो है ये पुष्प, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन है, यदि दल एक साथ जुड़े नहीं रहते, वह स्वतंत्र होते हैं, तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? इस अवस्था को मुक्त दली अवस्था, मुक्त दली माने पॉली पेटलस कंडीशन कहते हैं। और कितने दल हैं? 1 2 3 4 5 6। तो हमने बाह्य दल पुंज को कैसे दिखाया था? बड़े सी से। कितने हैं? 6। तो इसको ऐसे लिखते हैं। अब मैं एक दूसरा पुष्प बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये दल बिल्कुल नीचे तक नहीं आ रहे, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यदि दल पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते, स्वतंत्र नहीं होते, अपितु जुड़े रहते हैं, एक साथ जुड़े रहते हैं, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? इस अवस्था को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संयुक्त दली अवस्था। संयुक्त दली अवस्था मतलब गैमो पेटलस कंडीशन। और इसको लिखने का क्या तरीका है? देखो 1 2 3 4 5 6 7, बड़ा सा सी लिखा, 7 लिखा और ब्रैकेट लगा दिया, कोष्ठक लगा दिया। ठीक है, चलो। विकास कह रहे हैं दिख रहा है सर। बाकी बच्चों का क्या हाल चाल है? प्रमोद आपका कोई डाउट नहीं है, जयलाल आप कोई जवाब नहीं देते हो, और विकास आप भी गायब हो जाते हो। ठीक है, चलिए। तो ये क्या है? ये है दलपुंज। अब दलपुंज भी समय के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। समय काल के अनुसार 3 प्रकार के। पहले जो पुष्प खिलते ही गिर जाते हैं, और जो पुष्प खिलते ही गिर जाते हैं उनको कहते हैं आशुपाती। आशुपाती माने कॉर्डुकस। दूसरे हैं जो परागण के बाद गिरते हैं, इनको कहते हैं पर्णपाती माने डेसिडियस। और तीसरे हैं जो कभी भी नहीं गिरते, तो इसको हम कहते हैं चिरलग्न
माने परसिस्टेंट। अब है टॉपिक आपका दल पुंजों की या दलों की विभिन्न आकृतियां। अलग अलग तरह की आकृतियां होती हैं। दलों की विभिन्न आकृतियां। नंबर 1 नलिका में, ठीक है। नंबर 2, बस मैं आकृतियां लिख रहा हूं एग्जाम्पल्स के बिना। ये है घंटे जैसी, इसको कहते हैं घंटाकार, ठीक है, माने कैंपानुलेट। तीसरा है कीप जैसा, फनल जैसा, इनफंडिबुलम, कीपाकार। चौथा है पहिएनुमा। पांचवा है द्विओष्ठीय। छठा है पक्षी की चोंच जैसा, चोंचाकार। सातवां है क्रॉसनुमा। क्रॉसनुमा में आपको बता देता हूं, क्रॉसनुमा में 2 दल ऐसे होते हैं और 2 दल ऐसे होते हैं आमने सामने, जिससे क्रॉस बन जाए। इसकी वजह से ब्रासिकेसी का पुराना नाम था क्रूसीफॉर्म, क्रॉस जैसा। तो क्रॉसनुमा माने क्रूसीफॉर्म, और क्रूसीफेरी का नाम इसे रखा गया है। आठवां है गुलाब जैसे, एक दूसरे के अंदर फंसे हुए, गुलाबवत। गुलाबवत माने रोजेशियस। एक है जिवा के जैसे, नंबर 9 जीवाकार। कैसे हैं? जीवाकार। और पहिए जैसा, पहिए नुमा मैंने लिख दिया है। और कौन से हैं? एक है पेपिलियोनियस माने पेपिलियोनेशियस, ठीक। तो ये 10 विभिन्न आकृतियां हैं। अब क्या है? अब है अगला टॉपिक जिसे हम कहते हैं परिदल पुंज। परिदल पुंज का मतलब क्या है? परिदल पुंज का मतलब है कुछ पादपों के पुष्पों में बाह्य दलपुंज व दलपुंज संयोजित हो जाते हैं। व अलग अलग विभेदित नहीं किए जा सकते। तब उसे कहते हैं परिदलपुंज। इसको किस अक्षर से लिखते हैं? पी से। किससे लिखते हैं? पी से। तो इसको मैं एक समीकरण में लिखकर दिखाता हूं। बाह्य दलपुंज माने कैलिक्स प्लस दलपुंज माने कोरोला बराबर परिदलपुंज माने पेरियांथ। अब इनकी इकाइयों की बात कर लेते हैं। इकाई, बाह्य दलपुंज की इकाई है बाह्य दल माने सेपल। दलपुंज की इकाई है दल माने
पेटल। और परिदल पुंज की इकाई है परिदल, माने टेपल। इसका उदाहरण है लिलिएसी कुल के सदस्य। और लिलिएसी कुल के सदस्य कौन कौन हो सकते हैं? प्याज, लहसुन, लिली आदि। अब पूरा मैं लिखकर नहीं बताऊंगा, मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा। अगर परिदल पुंज अलग अलग हैं तो उस कंडीशन को कहते हैं मुक्त परिदली अवस्था, माने पॉलीटेप्लस कंडीशन। पी लिख दिया, और जैसे 3 है वो मुक्त है, जुड़े हुए नहीं है। या फिर अगर वो जुड़े हुए हैं तो उसको क्या लिखते हैं? संयुक्त परिदली अवस्था, माने गैमोटेप्लस कंडीशन। और इसको कैसे लिखते हैं? P और ब्रैकेट में 3, ऐसे। तो ये हो गया परिदल पुंज, ये लिलिएसी कुल का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। अब दल विन्यास क्या होता है? दल विन्यास क्या है? दल विन्यास का मतलब है एक पुष्प में दलों या बाह्य दलों या परिदलों की व्यवस्था। इसको हम क्या कहते हैं? दल विन्यास, माने एस्टिवेशन कहते हैं। और ये कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। जिसमें से सबसे पहला है क्या? जल्दी बोलो। कोर स्पर्शी। कोर स्पर्शी माने वेलवेट, माने वेलवेट। कोर स्पर्शी का मतलब क्या होता है? बहुत ध्यान से देखो। इसमें ये मैं बना रहा हूं 1 2 3 4 5। इसमें जो इनके कोर होते हैं वो एक दूसरे को बस छूते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ छूते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते नहीं हैं। ठीक है, तो यहां पर यहां चक्र में दल या बाह्य दल या परिदलों के छोर आपस में बिना अतिव्यापन, अतिव्यापन मतलब ऐसे ऊपर चढ़े हुए, ठीक है, माने बिना ओवरलैपिंग, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को छूते मात्र हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आंकड़ा।
माने कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस। कोर्सपर्शी के बाद दूसरा जो है वो क्या है, वो है व्यवर्तित। ठीक है, नंबर 2 व्यवर्तित माने ट्विस्टेड। इसमें क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5। ऐसे एक किनारा बाहर, एक अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, मतलब अतिव्यापन हो रहा है। यहां पर क्या होता है, एक दल या बाह्य दल या परिदल का एक किनारा यहां पहले दल का एक किनारा दूसरे दल के किनारे को अतिव्यापित करता है। को क्या करता है, अतिव्यापित, अतिव्यापित करता है, मतलब ढकता है। और आप देखो ये जो क्रिया है ये आगे चलती रहती है, वह यह क्रिया चलती रहती है। इसके उदाहरण क्या है, इसके उदाहरण हैं बेटा मालवेसी कुल के सदस्य, जैसे भिंडी, गुड़हल और कपास। उदाहरण मालवेसी कुल के सदस्य, और वो क्या है, भिंडी, गुड़हल और कपास। तो कोरस्पर्शी और व्यवर्तित हो गया। तीसरा क्या है, कोरछादी माने इम्ब्रिकेट। इसमें मैं पहले आपको बताऊंगा कि ये होता क्या है, डायग्राम बाद में बनाऊंगा। यहां क्या होता है, एक दल दूसरे दल को अतिव्यापित करता है। यहां एक दल दूसरे को अतिव्यापित करता है, परंतु अतिव्यापन की दिशा निर्धारित नहीं होती है, परंतु अतिव्यापन की दिशा निर्धारित नहीं होती है। कैसे, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका एक बाहर एक अंदर, दोनों बाहर दोनों अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर। तो ये ऐसे भी हो सकता था, दो बाहर दो अंदर, या दो पूरी तरह बाहर दो पूरी तरह अंदर एक बाहर, ऐसे। मतलब दिशा जो है वो निर्धारित नहीं होती है। इसका उदाहरण है कैसिया और गुलमोहर। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है,
जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ध्वजीय, या जिसे वैक्सिलरी कहते हैं। इसमें मैं लिखूंगा नहीं, खाली डायग्राम से समझाऊंगा। ध्वजीय, या इसको कहते हैं वैक्सिलरी। तो ध्वजीय में क्या है बेटा, ध्वजीय में एक दल सबसे बड़ा होता है, इस प्रकार से। ये मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, आपको बता रहा हूं। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मानक। मानक माने स्टैंडर्ड, या इसका दूसरा नाम होता है वैक्सिलम। एक होता है ये। फिर इसके पार्श्व में, इसके अंदर की तरफ दो और दल होते हैं। ये दो कहलाते हैं पंख या विंग्स। और सबसे अंदर की तरफ होते हैं ये दो, ये हैं दो नौतल, या इसको कील या कैरीना भी कहते हैं। कील या कैरीना। और ये जो दो सबसे नीचे वाले जो दल होते हैं ना, ये जुड़े हुए होते हैं। तो इस विन्यास को लिखने का, दल विन्यास को लिखने का सबसे अच्छा तरीका है सी, एक मानक, दो पंख और दो नौतल माने कील। ये है ध्वजीय दल विन्यास। और ये इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण है लेग्यूमिनेसी, जिसका पुराना नाम था पेपिलियोनी कुल, जैसे मटर, सेम आदि। इसलिए ऐसे दलपुंज को हम पेपिलिनेशियस दलपुंज भी कहते हैं। अभी मैंने पीछे बताया था ना, कहाँ गया, ये रहा पेपिलिनेशियस। पेपिलिनेशियस माने C+1+2 और 2 कोष्ठक में। हाँ या ना? कोई कमेंट नहीं आ रहे हैं, सब सो रहे हैं शायद। तो ये हो गया आपका दल विन्यास। अब हम शुरू करते हैं फटाफट से एंड्रोशियम माने पुमंग। ये जो पुमंग है ये कैसा है, ये आवश्यक चक्र। अच्छा, सबसे पहले एंड्रोशियम को कौन से अक्षर से दिखाते हैं, हम एंड्रोशियम को बड़े ए से इस प्रकार से दिखाते हैं। ठीक है, ये कैसा है, ये आवश्यक अंदरूनी आंतरिक वर्ल है। ठीक है, सो ये है आवश्यक आंतरिक, सबसे अंदर नहीं लेकिन अंदर का है, आंतरिक चक्र है जो नर जनन अंग को प्रदर्शित करता है। इसकी इकाई को क्या कहते हैं, इसकी इकाई को कहते हैं पुंकेसर। इकाई है पुंकेसर माने स्टेमन। और एक पुंकेसर कैसी होती है मैं आपको बना के बता देता हूं। और इसको जब हम सीधा रखते हैं तो इस पुंकेसर में
ये मैं लिखवा नहीं रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं। जो पुंकेसर की तंतु होती है इसे कहते हैं पुतंतु, माने फिलामेंट। और ये जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं ये है परागकोश, माने एंथर। और एक एंथर में होती हैं 2 पराग पालियां। अपवाद है, अपवाद हम लैंगिक जनन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो यहीं बता देता हूं, 2 पराग पालियां, ये दोनों या फिर ये दोनों, 2 एंथर लोब्स। और जहां से ये परागकोश और पुतंतु जुड़ा होता है उस स्थान को हम क्या कहते हैं? योजी। क्या कहते हैं? योजी। ये है एक समरूपी द्विपालीय परागकोश युक्त पुंकेसर। और इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है अधिकांश एंजियोस्पर्म। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, एक इसका अपवाद है। इसमें ये तो है परागकोश और ये है पुतंतु। और इस परागकोश में परागपाली कितनी है? एक परागपाली। और इसमें योजी नहीं पाया जाता। कनेक्टिव कैसा होता है? एब्सेंट होता है। तो ये क्या है? एक परागपाली वाले परागकोश युक्त पुंकेसर। और इसका उदाहरण क्या होता है? भिंडी, गुड़हल, कपास। भिंडी, गुड़हल, कपास। ठीक है, भिंडी, गुड़हल और कपास। तो ये हो गया। अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि परागकोश की अलग अलग आकृतियां होती हैं। परागकोश की आकृतियां। परागकोश की 3 प्रमुख आकृतियां होती हैं। सबसे पहली आकृति जो है वो है वृक्काकार। वृक्काकार माने रेनिफॉर्म। ये कैसी होती है? वृक्क माने गुर्दे के आकार की, ऐसे। हमारी किडनी ऐसे होती है ना, गुर्दे के आकार की होती है। उदाहरण है इसका गुड़हल। दूसरी होती है बेटा जिसको हम कहते हैं तीर के आकार की। तीरनुमा माने सेजिटेट। तीर के आकार की, ऐसे।
तीर ऐसे छोड़ते हैं ना धनुष से तीर, इसका उदाहरण है एपोसाइनेसी कुल। और तीसरी है एस, ABCD वाला जो एस होता है, एस आकृति माने साइनोस। और इसका उदाहरण होता है लौकी, टिंडा, करेला, कद्दू। तो कुकुरबिटेसी कुल। और ये कैसा होता है? ऐसा। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब है दो स्थितियां यहां पर भी आएंगी कि पुंकेसर आपस में जुड़ी हुई हैं या अलग अलग हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं पुंकेसरों का संयोजन। इनका संयोजन। अगर बेटा ये पुंकेसर आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? उस अवस्था को क्या कहते हैं? संयुक्त पुंकेसरीय अवस्था माने सिनेंड्रस कंडीशन। अब ये नाम से पता चल रहा है, अब मैं परिभाषा नहीं लिखूंगा, इसको ए से दिखाते हैं। और अगर ये जुड़ी हुई है, अगर ये जुड़ी हुई है तो इसको लिखेंगे ए, जैसे 5 हैं तो इसको ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक। लेकिन अगर ये मुक्त हैं, ठीक, तो इसको हम बोलेंगे मुक्त पुंकेसरीय अवस्था माने पॉलीएंड्रस कंडीशन। और इसको कैसे लिखेंगे? ए 3 है बिना ब्रैकेट के। अब ये जो एक और टॉपिक लिख देते हैं, यही जो संयुक्त पुंकेसरीय अवस्था है, तो ये कैसे कैसे संयोजित होती है। तो यहां लिख रहा हूं मैं पुंकेसर, नहीं या छोड़ो, अलग क्यों लिखना है। अब ये जो संयोजन होता है ये 2 प्रकार का होता है, ठीक। कैसे कैसे होता है ये देखते हैं। एक होता है ससंजन माने कोहेशन। और दूसरा होता है आसंजन माने एडहेशन। ससंजन का मतलब होता है पुंकेसरों का आपस में संयोजन। और आसंजन का मतलब होता है पुंकेसरों का अन्य चक्र से संयोजन। ठीक है, अब ससंजन कई प्रकार का होता है।
जैसे 3 अवस्थाएं मैं आपको बताऊंगा। एक संघी माने मोनो एडेल्फस, द्विसंघी माने डाई एडेल्फस, और तीसरा बहुसंघी माने पॉली एडेल्फस। एक संघी का क्या मतलब है? एक संघी का मतलब सभी पुंकेसर एक समूह में व्यवस्थित, सभी पुंकेसर एक समूह में व्यवस्थित। यहाँ पर सभी पुंकेसर 2 समूहों में व्यवस्थित, और यहाँ पर बहुसंघी में सभी पुंकेसर अनेक समूहों में व्यवस्थित। अब अगर एक ही समूह में व्यवस्थित है, डायग्राम तो मैं आपको बताऊंगा, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गुड़हल, इसका उदाहरण है मटर, और इसका उदाहरण है सिट्रस। सिट्रस में नींबू आता है, सिट्रस में संतरा आता है, सिट्रस में मौसम्बी आती है। देखिए कैसे होता है, डायग्राम बना देते हैं। इसमें एक ही समूह में व्यवस्थित है, तो बस हमने ऐसे बनाया, ऐसे बना दिया, और सारे एक ही से चिपके हुए हैं, एक ही अक्ष से चिपके हुए हैं। और इसका चिन्ह क्या होगा, सिंबल क्या होगा? देखो ए लिखेंगे, और ये सारे कैसे हैं? अनगिनत हैं, लेकिन एक ही अक्ष से चिपके हुए हैं, तो अनंत ब्रैकेट में एक संगी। इसमें द्विसंगी में कैसा होगा? एक में तो 9 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक अलग से अकेला होता है। तो इसको लिखने का क्या तरीका है? इसको लिखने का तरीका है ए 9 ब्रैकेट में प्लस एक अलग, और वो है आपका बहुसंगी। इसमें कई सारे समूह होते हैं, और उन समूहों पर कई सारे पुंकेसर होते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका है ए ऐसे इंटू एन। तो एक संगी, द्विसंगी, बहुसंगी। अब बढ़ते हैं आसंजन पर। आसंजन का मतलब है किसी अन्य चक्र से जुड़ना। तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले दल लग्न माने इपीपेटलस। इसमें मतलब परिभाषा नहीं लिखवाऊंगा, अगर पुंकेसर दल से जुड़े हैं तो दल लग्न, ठीक है। दूसरा होता है परिदल लग्न, अगर वो परिदलों से लगे होते हैं, इसे कहते हैं इपीफिलस या इपीटेप्लस। और तीसरे होते हैं जायांग लग्न माने गायनेंड्रस। ये नाम से पता चल रहा है, परिभाषा नहीं लिखूंगा।
यदि दल से चिपके हुए हैं पुंकेसर तो दल लग्न, अगर परिदल से चिपके हुए हैं तो परिदल लग्न, और जायांग से लगे हुए हैं तो जायांग लग्न। इसका सूत्र क्या होगा? हमने यहाँ पर पहले ए लिख लिया, यहाँ पर भी ए लिख लिया, और यहाँ पर भी ए लिख लिया। ए मतलब पुंकेसर। अब ये दलों से जुड़े हैं तो दल माने कोरोला, और ये जुड़े हुए हैं तो ऊपर से चाप लग जाती है। ये है परिदल, परिदल मतलब पी, पेरियांत, इससे जुड़े हुए, और ये है जायांग लंग, जायांग मतलब जी, ऐसे। तो ऊपर चाप लगने से ये पता लग जाता है कि ये कौन से अंग से जुड़े हुए हैं। तो अगर ये है दल लग्न तो इसका उदाहरण है बैंगन, सोलनेसी। अगर वो परिदल लग्न है तो उसका उदाहरण है लिलिएसी कुल। क्या है? लिलिएसी। और अगर वो जायांग लग्न है तो उसका उदाहरण है आंकड़ा, माने कैलोट्रोपिस। आंकड़ा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं आगे। आखिरी टॉपिक है इसका पुंकेसरों की लंबाई। ये अलग अलग होती है, किसके कारण? पुतंतुओं की लंबाई के कारण अलग अलग होती है। इससे तीन तरह की अवस्थाएं बनती हैं। वो अवस्थाएं हैं, नंबर 1 द्विदीर्घी। द्विदीर्घी का मतलब है डाइनामस। दूसरी है चतुर्दीर्घी। चतुर्दीर्घी मतलब टेट्राडाइनामस। और तीसरी है विषम वर्तिकात्व, माने हेटेरोस्टोमोनी। इसमें भी मैं वो नहीं लिखूंगा डेफिनेशन। द्विदीर्घी का मतलब क्या होता है? द्विदीर्घी का मतलब, पहले मैं ये डायग्राम बना देता हूं। 1 2 3। द्विदीर्घी का मतलब होता है 2 लंबी और 2 छोटे। ये है द्विदीर्घी। और इसको लिखने का तरीका है A 2 + 2। और इसका उदाहरण क्या है? तुलसी और साल्विया। चतुर्दीर्घी में क्या होता है? बाहर वाले 2 छोटे होते हैं, 1 और 1 2, और अंदर वाले 4 लंबे होते हैं। इसको लिखने का तरीका है A 2 + 4। A 2 + 4। और इसका उदाहरण है सरसों, माने ब्रासिकेसी कुल। और सबसे आखिरी में है विषम वर्तिकात्व, अलग अलग उसकी। तो इसमें कोई छोटी है, कोई लंबी है, कोई और लंबी है, कोई छोटी है, कोई लंबी है, कोई बहुत लंबी है। अलग अलग साइज की इसमें होती हैं। इसका उदाहरण क्या है? जल्दी बोलिए। इसका उदाहरण है कैसिया।
क्या है, कैसिया है। तो बेटा यहाँ पर हमने आज टाइम हो गया है, हमारी एक चीज़ बच गई है जो क्या है, जायांग। तो जायांग हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो जायांग हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो फटाफट देखते हैं हमारा क्या रह गया और हमने क्या पढ़ा है। हमने पुष्प के भाग में बाह्य दलपुंज पढ़ लिया, दलपुंज पढ़ लिया, दल विन्यास पढ़ लिया, पुमंग पढ़ लिया। बेटा एक तो जायांग आज रह गया है और एक बीजांडन्यास आज रह गया है। तो ये दोनों टॉपिक हम अगली क्लास में ही पढ़ पाएंगे, है ना। और रोज़ आगे बढ़ने से मतलब क्लास ख़त्म करने से पहले हमारा ये होता है कि एक क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन है द्विसंगी पुंकेसर निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है। द्विसंगी पुंकेसर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैंने आपको बताया, ये मैंने बना दिया है क्या, बाह्य दलपुंज, और इसमें द्विसंगी पुंकेसर बना रहा हूँ। मतलब एक में तो 9 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक अकेली अलग होगी। और इसको लिखने का तरीका क्या था, a ब्रैकेट में 9 + 1, a 9 + 1, ठीक है। तो गुड़हल में क्या है, एक संगी है, एक ही अक्ष से जुड़ी रहती है, और याद है हम इसको ऐसे लिखते थे। सिट्रस में क्या है, बहुसंगी है, माने a ऐसे और n। और भिंडी गुड़हल कपास में कैसी थी, ये द्विसंगी। अरे सॉरी बेटा, भिंडी गुड़हल और इसमें कपास में तो कैसे होती थी, एक संगी। मटर में होती है द्विसंगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, मटर। क्या हो गया बेटा, मटर, ठीक है। चलिए तो बेटा विनेश आप कौन से बैच में बच्चा, पता नहीं मुझे, क्लास टाइम टेबल क्या है बायोलॉजी का। विनेश इस बैच में बायोलॉजी होती है रोज़ सुबह 10 बजे से 11:25 तक, ठीक है। फिर आपकी 11:40 से होती है फिज़िक्स, ठीक है, लगभग 1 बजे तक, और 1:10 से 2:30 बजे तक होती है केमिस्ट्री। तो बेटा आज के लिए इतना ही। कल हम जायांग करेंगे और जो बीजांडासन रह गया इस पुष्प का वो करेंगे, फल करेंगे और बीज करेंगे। जितना हो जाएगा वो उतना तक हम कल की क्लास में कर लेंगे। तो बस पढ़ते रहिए बेटा। आप लोग बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, सबके सब मज़े में हो, पता नहीं क्या चक्कर है। प्रमोद आपको कोई डाउट्स नहीं होते, जयलाल, दिलखुश, विकास, डाउट्स पूछा कीजिए बेटा। तो चलिए आज के लिए